अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चे। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम आपकी उम्मीदों से बढ़कर अच्छा हुआ होगा। तो मेरे बच्चे, आज जो पेपर हुआ उसकी एनालिसिस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैं और मेरी टीम जो है वो उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो जैसे जैसे मेरे बच्चे हमारे पास पेपर्स आते जा रहे हैं और उनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपके साथ मेरे बच्चे हम लोग ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते जा रहे हैं। इससे आपको एक रफ आइडिया होगा कि जो फ्यूचर के एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने किन चीज़ों को सामने रखना है अपनी तैयारी करते हुए। आपने इस डायलेमा में नहीं जाना, या आपने इस कह लो कि गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि हमसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो पूछेंगे ही नहीं, हमसे मुश्किल सवाल तो पूछेंगे ही नहीं, हमसे बुक की लाइंस एज इट इज़ पूछी जाएंगी। तो 2025 में जो सवाल आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक तरह से आई ओपनर हैं, आपको ये बताने के लिए कि मेरा बेटा जो सवालात हैं वो किसी भी अंदाज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 127. Can I, if P is the momentum of an object and M is its mass, then its kinetic energy is? अच्छा जी, आपको एक सवाल में आपके पास कह रहे हैं एक बॉडी है जिसका मोमेंटम P है और उसका मास कितना है आपके पास M है। सही जी, मोमेंटम P है और मास कितना है हमारे पास M है। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ। तो सर काइनेटिक एनर्जी जो बचपन से हम लोगों ने अभी तक याद करके आए हुए हैं, ये तो बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। अब मुझे मोमेंटम की टर्म्स में लेके जाना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मास मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ। फायदा क्या होगा, ऊपर आपके पास देखें तो मास और मास हमारे पास एम स्क्वायर बन जाएंगे, वी स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, दोनों पे स्क्वायर है तो इसको होल ले लेते हैं भाई, एम और वी पे स्क्वायर आ गया और नीचे कौन आ गया आपके पास 2m। सर मजे की बात, मोमेंटम बराबर होता है मास टाइम्स वेलोसिटी के, तो ऊपर ये जो mv लिखा हुआ है इसकी जगह मोमेंटम लिख सकते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास 2m। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, विच इज ऑप्शन ए। नहीं सर p का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 128। इसमें आपसे कह रहे हैं 129 कह रहे हैं प्लास्टिक शीट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.5। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास होता है मेरे बेटे एप्सिलॉन आर, जो कि हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल हवा के मुकाबले में कितना परमिटिव है और कितना नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2.5। कह रहे हैं इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। जब दो चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं था और वैक्यूम था सिर्फ और सिर्फ, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है मेरे बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं इनके दरमियान एक मीडियम लाके रख देते हैं, ठीक है, जो कि हवा के अलावा है, यानी कि वैक्यूम के अलावा है आपके पास। तो अगर वैक्यूम के अलावा है तो अब जो फोर्स ये बन जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास F इज इक्वल टू F डैश, और सॉरी F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अगर हम मजे की बात देखें तो जब वैक्यूम था, वैक्यूम के टाइम पे हमारे पास जो फोर्स थी वो थी F, और वो किसके बराबर थी, वो बराबर थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी तो सर ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जिसका मतलब ये तो हवा सॉरी वैक्यूम वाली फोर्स बन जाएगी। वैक्यूम वाली फोर्स F आ गई, अपॉन में कौन आ गया, एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहे हैं आपके पास कि अगर अगर मैंने ऐसा कोई मटेरियल लाके डाल दिया तो जो पहले वैक्यूम वाली फोर्स थी उसमें कितना इंपैक्ट पड़ेगा, तो सर वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कम हो जाएगी। सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे मिस्टेक, एप्सिलॉन आर होगा ये, तो ये एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2.5, तो डिक्रीज हो जाएगी 2.5 टाइम्स। ए कह रहा है इंक्रीज, सी कह रहा है इंक्रीज, तो बी या डी में से होगा। बी कह रहा है डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5, जबकि डी कह रहा है डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर फिर हमारे पास, ऑप्शन बी, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 में आपसे कह रहे हैं आफ्टर 3 हाफ लाइव्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज। देखो बेटा हाफ लाइफ किसे कहते हैं, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जितना भी एलिमेंट तुमने आज लिया वो आपके पास रेडियोएक्टिव डिके करते 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 एक टाइम आएगा जब वो आधा रह जाएगा, तो उस टाइम को, उस टाइम की वैल्यू को हम क्या कहते हैं आपके पास, हाफ लाइफ कहते हैं। इसका मतलब हाफ लाइफ के अंदर एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है। तो अब समझते हैं, देखो जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना रह जाएगा सर, आधा रह जाएगा। तो इसी तरह से जब दो हाफ लाइफ गुजरेंगी तो जो आधा रह चुका तो उसका भी आधा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से सर जब तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो तीसरी हाफ लाइफ गुजरते वक्त जो पहले रह चुका था 1/4 उसका भी आधा कर दें,
1/4 का आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/8 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाफ, 1/4 गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 1/8। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 131। इसमें कह रहे हैं if the horizontal range of a projectile becomes half of its maximum possible horizontal range, maximum possible horizontal range का क्या हो जाए, हाफ हो जाए अगर हमारी रेंज, इसका हाफ हो जाए अगर हमारी रेंज, तो बताओ एंगल क्या बनेगा। ठीक है सर, निकालते हैं। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है सर आपके पास v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, जबकि नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है जी। डन हो गया, जी ने जी को काट दिया आपके पास, वी नॉट स्क्वायर ने वी नॉट स्क्वायर को काट दिया आपके पास। अब अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन वहां जाके बन जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा सर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 थीटा। मजे की बात, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अगर हम निकालें तो ये बराबर आता है 30 डिग्री के, 2 1s are 2 and 2 15s are 30, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सिंपली यहाँ पे 15 डिग्रीज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर आपके पास, ऑप्शन ए 15 डिग्रीज। मूविंग ऑन, 132 कह रहे in an ideal transformer if the primary voltage is doubled then and the turns ratio remains same what happens to the secondary current। ठीक हो गया सर, आइए निकालते हैं। देखो बेटा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जहां तक बात की जा रही होती है आपके पास, तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो आपके पास टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपके पास NS ओवर NP बराबर होता है आपके पास किसके, VS ओवर VP के, और ये बराबर होता है हमारे पास किसके, IP डिवाइडेड बाय IS के। डन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास ये वाला जो रेशियो है इसको नहीं छेड़ना, ये हमारे पास सेम रहने वाला है। सवाल कह रहे हैं ना कि टर्न्स रेशियो जो है वो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम। अब चेंज किसको किया, कह रहे हैं प्राइमरी वोल्टेज को डबल कर दो। अगर मैं प्राइमरी वोल्टेज को डबल करूंगा तो समझिएगा यहाँ पे बात, ये लिखा हुआ प्राइमरी वोल्टेज, इसको अगर मैं डबल करूंगा, इसको मैं बढ़ाऊंगा, 2 गुना कर दूंगा, तो इसी के साथ लिंक कौन हो रहा है, अगर हम लोग देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन सी चीजें होती हैं, न्यूमरेटर के सामने जो न्यूमरेटर वाली साइड होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिनोमिनेटर के सामने जो डिनोमिनेटर वाली साइड होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वीपी को डबल करने वाले हो तो इसका मतलब करंट इन सेकेंडरी भी आपके पास क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और वो भी कितना हो जाएगा, अगर ये 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पावर 1 है दोनों के पास। तो इसका मतलब आपके पास सेकेंडरी का जो करंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए डबल हो जाएगा आपके पास सर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 133, इसमें कह रहे हैं एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, 90 डिग्री की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होती है, 1/4 रेवोल्यूशन, 1/3, 1/2 या 1 कंप्लीट। तो मेरे बेटे जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, ये चीज तो हम लोग मेरे ख्याल से कोई 9 क्लास की मैथ से पढ़ते हुए आते हैं कि आपके पास 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर, एक सर्कल, और एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्रीज। एक सर्कल में कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। अब अगर मुझे 90 डिग्री का चेक करना है कि 90 डिग्री में कितने होंगे, तो 90 को 360 से डिवाइड कर देंगे, 9 1s are 9, 9 4s are 36, अंडे ने अंडे को काट दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया सर, 1/4 हो गया किसका, एक चक्कर का। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 134, इसमें आपसे कह रहे हैं द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीके इज नोन एज, सर ये तो आपने ऊपर बताया था कि वक्त की वो वैल्यू जिसके अंदर जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट उठाया हुआ है उसके आधे टूट जाए, कितने टूट जाए, सॉरी उसके हमारे पास कितने टूट जाए भाई, आधे टूट जाए, तो उस वक्त को हम कहते हैं हाफ लाइफ। उस वक्त को हम क्या कहते हैं, ये किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हाफ लाइफ की लिखी हुई है कि उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की क्या कहलाती है, ये हाफ लाइफ कहलाती है। ए कह रहा है हाफ लाइफ, बी कह रहा है 2/3 लाइफ, सी कह रहा है 1/4 यानी कि 1/4 लाइफ, और डी कह रहा है 2/5 लाइफ। तो सर ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अच्छा जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 135, इसमें कह रहे हैं अर्थ रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम, अर्थ कहां से हमारे पास ज्यादातर एनर्जी रिसीव कर रहा है, विंड से। सर विंड तो अर्थ के अंदर ही होती है, अर्थ के बाहर तो होती नहीं है। क्यों, क्योंकि अर्थ के बाहर स्पेस है, स्पेस का मतलब वैक्यूम है, इसका मतलब कोई भी विंड नहीं है इसके बाहर, तो बाहर से तो ये कोई एनर्जी रिसीव ही नहीं कर रहा विंड के तौर पे। बी वाटर, वाटर अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ का 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये मान लिया मैंने कि वाटर क्या करता है, अर्थ का 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन वाटर की खुद जो वेव्स हैं वो आपके पास सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव होती हैं, यानी कि वाटर के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो भी बैरोनी फैक्टर्स की वजह से आ रही है, तो अर्थ तो इससे रिसीव नहीं कर रहा। सी सन, हाँ जी, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि सन जो मेरे बेटे एक स्टार है, स्टार का मतलब होता है एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब आपके पास ऐसा एनर्जी बनती है, यहां से एनर्जी वेव्स निकलती हैं और हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो कि थ्रू आउट द स्पेस हमारे पास फैलती चली जाती हैं। अब अगर वो थ्रू आउट द स्पेस हमारे पास फैलती चली जा रही हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि स्पेस से अर्थ तक जो हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो कहां से रिसीव कर रहे हैं, फिर इसका मतलब सर वो मैक्सिमम कहां से रिसीव कर रहे हैं, ऑप्शन सी सन से रिसीव कर रहे हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है
फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस जो 90 डिग्री का होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखें सर, आपने पीछे ही बताया था कि 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन है, और 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है भैया? 2 पाई रेडियंस होता है। तो अगर मुझे 90 डिग्री का चाहिए तो 90 डिग्री का मैं कैसे निकालूंगा? देखो, तो पहले तो मैंने 1 डिग्री का निकाल लिया। 1 डिग्री का क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, और आगे क्या आ जाएगा? रेडियन। अब अगर मुझे 90 डिग्री का चाहिए तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई बाय 360 से। आसान हो गया सर ये तो। अब ये आ जाएगा रेडियन में। फिर वही हो गया, एक अंडे ने एक अंडे को काट दिया आपके पास सिंपली। 9 1 से 9 हो गया, 9 4 से 36 हो गया, 2 1 से 2 एंड 2 2 से 4 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया? पाई बाय 2 रेडियंस। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई के? नहीं सर, ऑप्शन बी हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, पाई बाय 2 रेडियंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 137। इसमें कह रहे हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल कितनी काबिलियत रखता है कि वो आपके पास करंट को रोक सके। इसका ऑपोजिट कौन होगा? इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा आपके पास कि कोई भी मटेरियल कितनी काबिलियत रखता है कि वो करंट को गुजार सके। रेजिस्टिविटी है रोक सके, इसका ऑपोजिट हो जाएगा गुजार सके, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेरे बेटे किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी, कि वो कितना करंट अपने अंदर से कंडक्ट करवा सकता है। इंपेडेंस नहीं सर, इंपेडेंस तो टोटल रेजिस्टेंस होती है। बी कंडक्टिविटी, यस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, कंडक्टिविटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 138। कह रहे हैं द बैमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन द, अच्छा ये अपीयर्स के साथ छोटी सी आपके पास एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसको काट देते हैं। कह रहे हैं भाई बामर सीरीज किसमें अपीयर होती है? तो देखो मेरे बेटे, बामर सीरीज क्या होती है इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बामर सीरीज हमारे पास क्या होती है कि जब आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन वो वापसी किस शेल में आ रहा हो? वापसी आपके पास सेकंड शेल में आ रहा हो। कहीं से भी गिरे, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से गिरे, चाहे इनफिनाइट एक्साइटेड स्टेट से आए, लेकिन वापसी किस में आए? सेकंड शेल में। तो ऐसी रीजन को हम कहते हैं बामर सीरीज। और इस रीजन में जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिलती हैं, वो बिलोंग करती है मेरे बेटे विजिबल रीजन से। वो कहां से बिलोंग करती हैं? विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इंफ्रारेड, नहीं सर, बी अल्ट्रावायलेट, ये भी गलत हो जाएगा, सी एक्सरे भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, विजिबल रीजन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 139। इसमें आपसे कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद सर्टेन वेलोसिटी v। एक बॉल है, हवा में ऊपर की तरफ फेंक दिया आपके पास। अच्छा, ऊपर की तरफ नहीं फेंका, v मेकिंग एन एंगल थीटा, उसको एक एंगल के साथ फेंका है, जिसका मतलब हम लोगों ने उसको इस तरह से टेढ़ा डिस्प्लेस किया। अगर टेढ़ा डिस्प्लेस किया आपने तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा वो आपके पास। कह रहे हैं इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज। अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो क्या होगा? देखो इनिशियल पॉइंट पे इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक बन जाएगा आपके पास वेलोसिटी का और इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक बन जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं इस वेलोसिटी को v नॉट कहता हूं, तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आपके पास हवा में आगे बढ़ रही होती है, तो चूंकि हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया होता है, तो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने की वजह से उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी की उतनी रहती है जितनी इनिशियल पॉइंट पे होती है, लेकिन उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाती है हमारे पास? कम होने लग जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है ना भैया। ग्रेविटी एक्ट नहीं करती तो प्रोजेक्टाइल कैसे बनता? तो इसका मतलब आपके पास अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ? हाईएस्ट पॉइंट पे एक वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो खत्म हो गया। वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया? जीरो हो गया। तो वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ अगर खत्म हो गई तो वेलोसिटी सिर्फ किसके बराबर रह गई? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के। बाकी हर पॉइंट पे वर्टिकल कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब आपके पास वो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे छोटी होने वाली है, क्योंकि उसमें वर्टिकल का पोर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो बाकी है ना भैया। हॉरिजॉन्टल आपके पास उतनी है जितनी स्टार्टिंग के अंदर थी, तो इसका मतलब वर्टिकल का कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल का बाकी रह जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी? नहीं सर, बराबर नहीं है, कम है उससे, हाफ होगी उसकी। सर हाफ तो किसी कंडीशन में शायद बन जाए, लेकिन यहाँ पे डेटा जितना गिवन है उसके हिसाब से हम बता नहीं सकते। क्या जीरो जाएगी? सिर्फ वर्टिकल स्पीड जीरो होगी सर, हॉरिजॉन्टल तो तब भी रहेगी। क्या डी मिनिमम होगी? जी हाँ, मिनिमम तो होगी, बट नॉट जीरो, और जीरो नहीं होगी आपके पास। सो दिस इज आवर बेस्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें कह रहे हैं अ कैनन इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, व्हेन इट फायर्स अ शेल the cannon moves backward, this recoil occurs due to। देखो आपके पास एक तोप है, सिंपल कह रहे हैं एक तोप को हम लोगों ने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। उस तोप से जब हम लोग किसी भी शेल को फेंकते हैं, कोई भी चीज बारूद उसमें से फायर करते हैं, तो वो कैनन यानी कि वो तोप थोड़ा सा पीछे हो जाती है कि आगे बारूद आगे जा सके। ऐसा क्यों?
सिंपल बेटा। ऐसा क्यों होता है आपके पास? क्योंकि अगर एक फॉरवर्ड मोमेंटम हो रहा है तो उसकी वजह से एक बैकवर्ड मोमेंटम भी तो आना चाहिए, ताकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहे। यानी कि जितना मोमेंटम आपके पास फायरिंग से पहले था उतना ही बाद में भी रहे हमारे पास। इसको वैलिड रखने के लिए हमारे पास ये काम चलेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कौन आ रहा है? मोमेंटम आ रहा है। मोमेंटम को कंजर्व रखने का मतलब, मोमेंटम खुद किसके बराबर होता है? मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के। इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि जब हमारे पास शेल फायर हो रहा है, शेल फायर हो रहा है, तो आपके पास शेल के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगी है, तो शेल क्या करेगा? आपके पास कैनन के ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। अगर कैनन ने शेल के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लगाई है तो शेल क्या करेगा? कैनन के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। जिसका मतलब हमारे पास अगर कैनन ने शेल के ऊपर एक्शन किया है तो शेल क्या करेगा? कैनन के ऊपर रिएक्शन दिखाएगा आपके पास। ये कौन है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर ये होता है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका मतलब ये किससे लिंक कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नहीं सर। अगर मोमेंटम लिखा होता तो मैं सही मान लेता। बी, बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ द गैसेस से नहीं सर, यहाँ पे तो आपके पास कोई मेंशन नहीं है तो इसको हम लोग डिड्यूस नहीं कर सकते। सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या डी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सर एक्शन रिएक्शन की कहानी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। चले भाई, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 141। 141 में कह रहे हैं इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या चीज होती है सर? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कितने चार्जेस स्टोर्ड हैं पर यूनिट एरिया। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है कितना चार्जेस स्टोर्ड है पर यूनिट सरफेस एरिया। कह रहे ऑफ एन इनफिनाइट शीट increases by 25% the electric field intensity according to Gauss law। एक इनफिनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो दी जाती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, अब ये बात समझना, ये आपसे कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को छेड़ दो। छेड़ दिया, कितना छेड़ दिया? पहले के मुकाबले में 25% इंक्रीज कर दी। 25% का मतलब भाई कितना है? 0.25 सिग्मा इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब छेड़ा हुआ सिग्मा कितना हो गया? सिग्मा डैश कितना हो गया सर? 1.25 सिग्मा हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी छिड़ी। आइए ये भी देख लेते हैं सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी छिड़ेगी उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बनेगा? ई डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा डैश बराबर है 1.25 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। सर ये तो आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको हम लोग देखें ये तो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। जी हाँ, ये ओरिजिनल है। तो ई डैश किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? फिर ये बराबर हो जाएगा 1.25 ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये पहले के मुकाबले में 0.25 टाइम्स आपके पास बढ़ गई है। अगर 0.25 टाइम्स बढ़ गई है तो इसका मतलब कितने परसेंट इंक्रीज आया? 25% इंक्रीज आया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने परसेंट इंक्रीज आया? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस बाय 25%। 141 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, इंक्रीजेस बाय 25%। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 142 कह रहे हैं एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप दैट बिकम्स नैरोअर इन वन सेक्शन। पहले चौड़ा था, आगे जाके क्या हो गया आपके पास? थोड़ा सा पतला हो गया, नैरो हो गया एक पाइप आपके पास आगे जाते जाते। कह रहे हैं द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है सर, जहां पे नैरो हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 बराबर होते हैं A2 V2 के। जहां पे एरिया बड़ा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है, जहां पे एरिया छोटा होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है आपके पास। द फ्लूइड स्पीड इंक्रीजेस इन दैट रीजन टू मेंटेन। क्यों, क्या मेंटेन करने के लिए होता है सब कुछ? सर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अगर हम सोचें तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम पढ़ते हुए आते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है आपके पास, ये एक्चुअली आपके पास रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि जितना मास आपके पास फ्लो कर रहा है वो आपके पास सेम रहेगा, जितना पाइप में एंटर हुआ उतना आपके पास पाइप से लीव भी करेगा। यानी कि मास फ्लो रेट आपके पास जो पाइप ए यानी कि इनिशियल सेक्शन में जो वाइडर सेक्शन में होता है वही मास फ्लो रेट आपके पास आपके नैरोवर सेक्शन के अंदर भी होगा। अगर उसको हम बी कह देते हैं, यानी कि इस वाले सेक्शन को ए कह दिया, इस वाले सेक्शन को अगर मैंने बी कह दिया, तो दोनों पे मास फ्लो रेट सेम रहेगा। इसको सेम रखने के लिए एरिया और वेलोसिटी आपस में क्या चलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। यानी कि जहां पे बड़ा एरिया वहां पे वेलोसिटी कम और जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। किसको सेम रखने के लिए हो रहा है सब कुछ आपके पास? सर ये हो रहा है मास फ्लो रेट को सेम रखने के लिए। ए कह रहा है प्रेशर को सेम रखने के लिए, बी कह रहा है एनर्जी को सेम रखने के लिए, सी कह रहा है मास फ्लो रेट को सेम रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कांस्टेंट मास फ्लो रेट।
Moving on, question number 143. 143 में आपसे पूछा जा रहा है, in a pipe of varying cross section, as fluid enters the narrower region, it exhibits. अभी सर हमने सीखा कि आपके पास जब narrower region में fluid जाएगा, जब पतले region में fluid जाएगा तो उसकी velocity क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां का area कम होता है वहां पे velocity ज्यादा होती है according to equation of continuity. और बर्नौली के अकॉर्डिंग याद रखना मेरे बेटे, जहां पे fluid की speed ज्यादा होती है वहां पे fluid का pressure क्या हो जाता है? आपके पास कम हो जाता है. तो अब जरा लिंक करते हैं. तो आपके पास जब नैरोअर रीजन में गया तो नैरोअर रीजन मतलब एरिया कम, तो वेलोसिटी क्या हो गई? ज्यादा. वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर क्या हो गया? आपके पास कम हो गया. वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, ये आंसर है. ए कह रहा है वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा, गलत कह रहा है. बी कह रहा है वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी, हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर. मूविंग ऑन, 144. इसमें आपसे कह रहे हैं द कर्व शेप ऑफ एन एयरप्लेन विंग. एक आपके पास जहाज है, उस जहाज का जो आपके पास एक विंग होता है उसकी शेप जो कर्व्ड होती है, क्यों होती है बता रहे हैं. कह रहे हैं कॉजेस एयर टू मूव फास्टर ओवर द टॉप सरफेस, जिसकी वजह से जो हवा कटती है वो ऊपर से ज्यादा स्पीड से जा रही होती है. अगर ऊपर से ज्यादा स्पीड से जा रही है तो नीचे से कहां जा रही होगी? आपके पास ऑटोमेटिकली कम स्पीड से. जहां स्पीड ज्यादा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा. और कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा टेंड करता है या फिर आपके पास मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन. कहां से कहां मूव करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन. तभी तो एक एयरप्लेन फ्लाई करता है आपके पास, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, तो एयरप्लेन को क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है और वो हवा में उड़ता है फिर आपके पास इस तरह से. तो जहां पे आपके पास देखिए बेटा टॉप सरफेस के ऊपर क्या कह रहे हैं? हवा तेजी से मूव कर रही है, तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? आपके पास कम हो जाएगा. ग्रेटर प्रेशर होगा टॉप पे? नहीं. बी कह रहा है लोअर प्रेशर होगा टॉप पे. बिल्कुल सही कह रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोअर प्रेशर ऑन द टॉप. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 145. इसमें कह रहे हैं द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट. प्रोटॉन एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग रहे एक न्यूक्लियस के अंदर? सर प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, रिपेल क्यों नहीं कर रहे? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन एग्जिस्ट तो करेगी इनके दरमियान, क्यों नहीं करता? और समझते हैं क्योंकि आपके पास ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं ना मेरे बेटे, इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है. और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कतई बड़ी होती है किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के मुकाबले में. क्योंकि जब ये बड़ी होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के ऊपर फोकियत पाई जाएगी, और क्या होगा उससे कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब रहेंगे, ना कि दूर जाएंगे. तो इसका मतलब इनको दूर जाने से कौन रोक रहा है? एग्जिट करने से कौन रोक रहा है? इनको रोक रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ना ग्रेविटेशनल, ना वीक. इनको रोक रही है आपके पास ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 146. इसमें कह रहे हैं मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आउटर स्पेस. मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं सर? मैकेनिकल वेव्स मेरे बेटे आपके पास कौन सी होती हैं? जिसमें आपके पास वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए, मैकेनिकल वेव्स उनको कहते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है. ये बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती, सच एज वाटर वेव्स और साउंड वेव्स. तो ये क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं या पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं. ए, ये कह रहे हैं कि भाई आउटर स्पेस में क्यों नहीं कर सकती? हैव लो स्पीड इन वैक्यूम. वैक्यूम मतलब आउटर स्पेस, खाली जगह, खला. वैक्यूम का मतलब क्या होता है भाई? हमारे पास खला. तो आपके पास अगर इनकी लो स्पीड हो जाएगी वैक्यूम के अंदर, तो इसका मतलब स्पीड तो होगी, तो ट्रेवल तो करेंगे. तो ये तो ऑप्शन हमारे पास हर सवाल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. बी, डिस्पर्स इन स्पेस. क्योंकि ये डिस्पर्स हो जाती है स्पेस के अंदर. नहीं, अगर डिस्पर्स भी हुई तब भी तो मूव कर रही हैं. गलत हो गया. सी, लूज फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ एयर. नहीं ना, फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है. लूज क्या? खत्म बिल्कुल आपके पास. डी, लूज ट्रांसमिशन विदाउट इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. यस, क्योंकि इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स नहीं होते, इस वजह से ये ट्रांसमिशन ही लूज कर देती हैं, ये मूव ही नहीं करती हैं आपके पास वैक्यूम में. ठीक है, तभी हम ये कहते हैं कि भाई मैकेनिकल वेव्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है हमेशा आपके पास. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 147. कैन ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इक्वल्स टू इट्स ईएमएफ. ईएमएफ के बराबर होगा टर्मिनल वोल्टेज. कब? सर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है V प्लस IR. अब मैं कह रहा हूं E और V बराबर होने चाहिए. E और V कब बराबर होंगे? जब आपके पास ऑटोमेटिकली सर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो. IR क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो. दो केस बनेंगे, या तो करंट जीरो हो जाए या फिर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो हो जाए. आओ चेक करते हैं. नो करंट फ्लोज. बिल्कुल सही है सर, करंट जीरो हो गया. बी, करंट इज मैक्सिमम. नहीं सर, जीरो होना चाहिए. इंटरनल इनफिनाइट नहीं, अंडा हो तो शायद सोच लें. लोड रेजिस्टेंस इज जीरो. लोड रेजिस्टेंस का ताल्लुक टर्मिनल वोल्टेज से होता है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए. वो जीरो हो तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगा आपके पास. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास फिर? ऑप्शन ए, नो करंट फ्लोज. मूविंग ऑन,
148 कह रहे हैं a loop moves towards a stationary magnet. एक लूप है आपके पास, वो क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है. द इंड्यूस्ड करंट विल बी, एक स्टेशनरी मैग्नेट है, ये रहा एक बार मैग्नेट, मान लो स्टेशनरी मैग्नेट, एक लूप है आपके पास, ठीक है जी, ये लूप आ गया हमारे पास एक, ये इसकी तरफ मूव करता हुआ जा रहा है. तो जब ये इसकी तरफ मूव करता हुआ जाएगा आपके पास बेटा, तो मूव करते वक्त, जाते वक्त होगा क्या, मूव करते हुए अगर उसके करीब जा रहा है तो इसका मतलब आपके पास इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो उसको क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा है. जैसे जैसे वो करीब जाएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस इसको क्रॉस कर रही होंगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि भाई फ्लक्स बढ़ जाएगा. और जहां कहीं पे भी फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फेरेडे वहां पे क्या हो जाती है सर, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है आपके पास. ईएमएफ इंड्यूस कब होती है, जब आपके पास किसी भी लूप के साथ लिंक हुआ हुआ फ्लक्स क्या होने लग जाए, चेंज होने लग जाए. अब यहां फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये हमेशा अपोज करती है, किसको अपोज करती है, जिसकी वजह से वो हो रही है. और किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है हमारे पास फ्लक्स के बढ़ने की वजह से. इसका आसान तरीका क्या याद रखने का, इसका आसान तरीका याद रखने का बेटा फिर ये होता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रही है तो आसान तरीका क्या है कि भाई अगर आपके पास कोई भी चीज अप्रोच कर रही है मैग्नेट को या मैग्नेट अप्रोच कर रहा है किसी चीज को, तो हम उसकी डायरेक्शन याद रखने के लिए एक छोटा सा जुमला याद करते हैं. वो जुमला हमारे पास क्या है, आने वाले को आने ना दो और जाने वाले को जाने ना दो. क्योंकि यहाँ पे कॉइल इसको अप्रोच कर रहा है, अगर कॉइल इसको अप्रोच कर रहा है तो आने वाला कॉइल है, आने वाले को ये मैग्नेट नहीं चाहेगा किसके पास है, क्योंकि अपोज करना है उसने बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को. अगर उसने अपोज करना है तो आने वाले को आने ना दो, यानी कि ये इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा आपके पास, इसकी अप्रोच करने को रोकेगा, इसको करीब नहीं आने देगा. अब ए कह रहा है इनहेंस द मोशन, मोशन को बढ़ा देगा, नहीं सर करीब नहीं आने दे रहा, मोशन को कम कर रहा है. बी ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, जी हाँ अप्रोच करने से इसको रोकेगा, क्योंकि लूप उसकी तरफ जा रहा था, ये क्या करेगा अप्रोच करने से उसको रोकेगा. और ये हमें किसके थ्रू पता लगता है, ये हमें पता लगता है लेंज लॉ के थ्रू. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 149, इसमें आपसे कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपके पास बेटा बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के, जिसमें के होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स नॉट होता है आपके पास एम्पलीट्यूड, जिसका मतलब एनर्जी किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली बॉडी की किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, ना कि फ्रीक्वेंसी ना टाइम पीरियड ना वेवलेंथ, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कह रहे हैं द वेव दैट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा हो और पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा हो, ये कौन सी वेव होगी आपके पास, ठीक है चेक करते हैं. देखो बेटा इसके लिए हमें याद रखनी पड़ेगी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके पास स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, इसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स, फिर हमारे पास आती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर हमारे पास आती है विजिबल वेव्स, ठीक है, विजिबल के बाद हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट, फिर हमारे पास आती है मेरे बेटे एक्स, और आखिर में हमारे पास आती है गैमा. ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना यहाँ पे, ये सीक्वेंस आपके पास कहलाती है डिक्रीजिंग वेवलेंथ सीक्वेंस, यानी कि जब मैं रेडियो से लेके गैमा की तरफ जा रहा हूं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, और यही सीक्वेंस हमारे पास कहलाती है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस, यानी कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और गैमा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि प्लैंक कहता है एनर्जी डिपेंड करती है एच एफ पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के ऊपर. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और वही पेनिट्रेट भी क्या कर सकती है, सबसे ज्यादा कर सकती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ क्या हो गई हमारे पास कम. तो सर ये सबसे ज्यादा किसके लिए है, देखो डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो गैमा की सबसे छोटी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो गैमा की सबसे बड़ी. तो इसका मतलब आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी बन गई, गैमा रेस की बन गई, ना एक्स की ना यूवी की, बल्कि करेक्ट ऑप्शन बन गया आपके पास ऑप्शन सी गैमा रेस. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 151, इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम, अगर मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं और हीट को सिस्टम में दे रहे हैं, अच्छा जी जब हीट को सिस्टम में दे रहे हैं कैसे सिस्टम में, जिसमें एक आइडियल गैस बंद हुई है और ऊपर पिस्टन लगाया हुआ हम लोगों ने, डन हो गया. कह रहे हैं नो वर्क इज डन, वर्क नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके पास इस पिस्टन को लॉक कर दो. वर्क नहीं हो रहा, वर्क ना होने का मतलब पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा, पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या करेगा सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जितनी हीट हम देते हैं वो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क करवाता है उस गैस से. तो इसका मतलब अब ये कह रहे हैं कि वर्क नहीं हो रहा तो वर्क कितना हो गया, जीरो. तो जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ क्या कर रहा होगा, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा सिस्टम के. अब ये पूछ रहे हैं इंटरनल एनर्जी को क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन सर ए में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इंक्रीज. मूविंग ऑन,
152 कह रहे हैं if the length of the conductor is made 4 times, अगर लेंथ को मैं 4 गुना कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें भैया, देखिए अगर आपके पास किसी कंडक्टर की लेंथ की हम बात करते हैं तो जितना हम लेंथ बढ़ाते रहते हैं मेरे बेटे, रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पहले लोअर या शॉर्टर जोन में से आपके पास हम कह सकते हैं एक छोटे जोन में से गुजरना था, तो उसकी कम टक्करें हो रही थी, कम रेजिस्टेंस मिल रही थी उसको। अब उसी इलेक्ट्रॉन ने लंबे जोन से गुजरना है, यानी कि उसको ज्यादा मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस ऑफर होगी आपके पास, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और आपके पास जो बेसिक कंडीशन भी है वो क्या है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, तो जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और लीनियर रिलेशनशिप है, अगर लेंथ 4 गुना कर दी आपने तो रेजिस्टेंस भी कितने गुना बढ़ जाएगी भैया? आपके पास 4 गुना बढ़ जाएगी। लेंथ इन्होंने बोला ना 4 गुना कर दो तो रेजिस्टेंस भी कितने बढ़ जाएगी? क्वार्टर, हाफ, जीरो नहीं, बल्कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, 4 टाइम्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 153 कह रहे थे यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? देखिए बेटा, रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसको हम अल्फा कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। डन हो गया सर? डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम्स, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस का यूनिट भी क्या हो जाएगा? ओम, और डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास केल्विन। ओम ने ओम को काट दिया, क्या बच गया सर हमारे पास? 1 अपॉन केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, 1 अपॉन केल्विन। मूविंग ऑन, 154 कह रहे हैं the work done by the gravitational force on an object as it moves from a reference level to a higher point, एक reference level से कहां जा रहा हो आपके पास ऑब्जेक्ट? एक higher point पे जा रहा हो, ऊंचाई की तरफ जा रहा हो। मान लो कि इतनी हाइट उसने कवर कर ली, इस हाइट पे चला गया जब वो, तो अब ये कह रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही लेके जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो तो डाउनवर्ड्स होती है, और आपने उसको जो मूव करा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या रखी? ऊपर की जानिब, तो आपके पास मूवमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सर? वो होता है हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, तो ऑपोजिट होने की वजह से एक ऊपर एक नीचे, एंगल बन जाएगा इनके दरमियान 180 डिग्री, तो ये लग जाएगा कॉस 180। कॉस 180 बराबर होता है -1 के, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क जब भी निकालोगे हमेशा कितना आएगा सर आपके पास? नेगेटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं सर, गलत। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑलवेज नेगेटिव। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 155 155 में आपसे कह रहे हैं इफ टू स्पीकर्स एमिट साउंड एट सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज भी सेम है, इसका मतलब आपके पास दोनों कैसी हैं? कोहेरेंट हैं। मैक्सिमम लाउडनेस, मैक्सिमम लाउडनेस का मतलब क्या है? आवाज बढ़ कब जाएगी भाई? आवाज कब बढ़ेगी? जब साउंड वेव्स आपके पास एड अप हो जाएंगी। और एड अप कब होती हैं? एड अप होने का मतलब वेव की फॉर्म में हम उसको कहते हैं भैया जब आपके पास कौन सी इंटरफेरेंस हो रही हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम हो जाता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सर पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है? एम लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव की होती है एम प्लस हाफ लैम्डा, यानी कि दोनों वेव्स के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है अगर वो एम लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड एड अप होगा और लाउडनेस बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया? अब एम लैम्डा देखो किसके बराबर आ रहा है इसमें? एम की जो वैल्यू, ये बात याद रखिएगा, एम की वैल्यू 0 1 2 कोई भी इंटीजरल वैल्यू हो सकती है, हाफ नहीं हो सकती, गलत हो गया। लेमडा 1 लेमडा यानी कि एम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा, ये हो सकती है। लेमडा बाय 4 1/4 नहीं हो सकती, और नीचे क्या 3/43 ये भी नहीं हो सकती क्लियरली। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? इसका मतलब हमारे पास सिंपली क्या हो गया कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन बी, पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है? लैम्डा होगा, तो हमारे पास इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव बनेगी और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और लाउडनेस बढ़ेगी, क्योंकि लाउडनेस ऑफ साउंड इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मूविंग ऑन, 156 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है मेरे भैया? ये बस समझना। देखो, अगर मैं किसी भी चीज को ड्रॉप करता हूं तो ड्रॉप करते वक्त उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही होती है और वो होता है उसका वेट। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, जैसे ड्रॉप होते होते उसकी स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि वेट तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ उस बॉडी पे लगने वाली एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही होती है। तो वो पॉइंट जहां पे एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि नेट फोर्स कितनी हो जाती है आपके पास? नेट फोर्स हो जाती है हमारे पास 0। उस पॉइंट पे आपके पास बॉडी अपनी मैक्सिमम स्पीड से ड्रॉप हो रही होती है, और उस मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है भाई? तो टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे मैक्सिमम उस मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो चुकी होती है? वेट ऑफ द बॉडी के। या नेट फोर्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एफ और डब्ल्यू बराबर है, तो एफ माइनस डब्ल्यू कितने हो जाएंगे आपके पास? 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी सर? नेट फोर्स 0 हो चुकी है सर, तो एफ का बड़ा फॉर्मूला होता है एम ए,
ma कितना हो जाएगा 0, मास तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी आपके पास 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9.8 नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन 157 कह रहा 0.5 kg बॉल, मास पता लग गया सर सबसे पहले, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा 6 मीटर पर सेकंड, स्पीड कैसे बोला आपने सर, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है भाई, स्पीड का यूनिट होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालें सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, आई निकालते हैं, ये हो जाएगा हाफ, मास कितना है 0.5, v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 का आधा होता है, देखिए भाई 36 का आधा होता है 18, 18 का आधा होता है 9, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 जूल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास फिर ऑप्शन ए 9 joules. Moving on. Question number 158. कह रहे हैं a fluid is flowing through a tube to undergo transition from laminar to turbulent flow. Its velocity must be. देखो बेटा आपके पास fluid flow के अंदर एक स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं या velocity, उसको हम कहते हैं critical velocity. ये critical velocity उस वेलोसिटी की वैल्यू को कहा जाता है कि जिससे नीचे अगर हम रहेंगे, इससे नीचे हम लोग रहेंगे तो जो फ्लूइड होगा वो हमेशा होगा लेमिनार, यानी कि स्मूथ फ्लो होगा, यानी कि तमाम पार्टिकल्स एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे। और अगर इससे ऊपर जाते हो तो जो हमारे पास फ्लो बन जाता है वो बन जाता है टर्बुलेंट, यानी कि आपके पास एब्रप्ट सा फ्लो हो जाएगा जिसके अंदर सारे फ्लो के पार्टिकल्स की डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास सेम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे लेमिनार फ्लो होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब ये कह रहे हैं ट्रांजिशन कहां से करनी, लेमिनार से टर्बुलेंट करनी है, तो इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ए कह रहा है स्लाइटली लेस, लेस नहीं देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। बी कह रहा है इक्वल, इक्वल बराबर भी नहीं, ज्यादा देनी पड़ेगी। सी कह रहा है ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो करेक्ट ऑप्शन फिर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी कि भाई आपने क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो फ्लो लेमिनार से क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 159 कह रहे हैं फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट। दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड। दोनों एक दूसरे को कहां कैंसिल करेंगे, एग्जैक्टली हाफ वे पे, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ वे पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो चुकी होंगी, इक्वल होंगी मेरे बेटे। दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होगा यहां से आपके पास इस पॉइंट से, जब डिस्टेंस भी बराबर और आपके पास फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कहां पे कैंसिल करेंगे, एग्जैक्टली हाफ वे पे। बाकी किसी पॉइंट पे आओगे तो बाकी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बहुत हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि आपके पास इस पॉइंट की अगर स्ट्रांग है तो उस पॉइंट की वीक होगी। तो इसका मतलब हमारे पास वीकेस्ट कहां पे आने वाली है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। ए कह रहा है मिडवे बिटवीन देम, बी कह रहा है अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी कह रहा है क्लोज टू ईदर चार्ज, और डी कह रहा है एट इंफिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपके पास, एग्जैक्टली दोनों के बीच में, यानी कि मिडवे बिटवीन देम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 160, कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज सर्टेन एंगल द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। अच्छा भाई आपके पास प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट सर्टेन एंगल। एक प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल के ऊपर हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। सर ये भी हम थोड़ी देर पहले भी करके आए थे, अगर आपको याद हो क्या किया था हम लोगों ने, कि भाई जिस पॉइंट पे आप लॉन्च कर रहे हो उस पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है, वर्टिकल स्पीड भी है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हॉरिजॉन्टल स्पीड तो उतनी रहती है हर पॉइंट पे, लेकिन वर्टिकल स्पीड क्या होने लग जाती है आपके पास, कम होने लग जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो खत्म हो जाती है हमारे पास। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी दो पॉइंट्स पे हो गई जहां पे दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी हो गया, यानी कि जहां से आपने उसको लॉन्च किया है, और एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि जहां पे वो ग्राउंड को हिट करने वाला है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब इनमें से देख लो कौन सा आंसर लिखा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिखा है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं सर, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल स्पीड 0 जाती है, बिटवीन लॉन्चिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट नहीं सर, हर पॉइंट पे वर्टिकल स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो इसलिए गलत हो जाता है। एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे तो है नहीं सेम, तो करेक्ट ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन क्या बच गया आपके पास, ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मूविंग ऑन, 161 कह रहे हैं if the distance between two charges is halved and the magnitude of charges are also doubled then the force between these charge become। मान लेता हूं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है R, तो अकॉर्डिंग टू कूलम इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो बराबर हो जाएगी सर आपके पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास फोर्स छिड़ जाएगी, मैं कहता हूं छिड़ के F डैश हो जाएगी, कब, जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या करना है, आपने डबल करना है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 भी क्या हो जाएगा 2Q1, Q2 से क्या हो जाएगा हमारे पास 2Q2, डन हो गया सर, यहां तक समझ में आती है। और डिस्टेंस क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर दो भाई, हाफ कर दो, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो, यानी कि हाफ R का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, डन हो गया। नंबर्स बाहर निकालें सर, ये 2 और ये 2, ये 4 बन गया, अंदर क्या बच गया K Q1 Q2
अच्छा जी, डिवाइड में क्या आ गया सर हमारे पास 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और r स्क्वायर, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 4 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे। और मजे की बात ये तो 16 हो गए, उसके अलावा इसको तो मैं 16 करके लिख देता हूं आपके पास f डैश, लेकिन आगे क्या हमारे पास आगे रखा हुआ है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर जो कि सर बराबर है ओरिजिनल फोर्स के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा f, इसका मतलब जो छिड़ी हुई फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स के कितना हो चुकी है 16 गुना ज्यादा हो चुकी है। सर ए 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 8 गुना भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी 16 गुना ज्यादा हो चुकी है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 162, इसमें कह रहे हैं फॉर बॉडी हैविंग मास m1 2 kg मूविंग विद, अच्छा जी एक बॉडी है m1, इसका मास है और कितना है वो भाई 2 kg है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। एक और मास को, एक और मास जिसकी वैल्यू कितनी भाई 3 kg है, डन हो गया सर। और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तभी मैंने दोनों की स्पीड का डायरेक्शन सेम रखी। कह रहे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचेस, दोनों एक दूसरे के करीब जैसे स्पीड से आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड जो है इन दोनों के दरमियान वो क्या है आपके पास रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो आपको दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन विल बी, कोलिजन के बाद जो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन होगी वो क्या होगी। तो मेरे बेटे ये बात याद रखना कि जो इलास्टिक कोलिजन होती है इसके अंदर, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं अपने पास, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास ये फिजिक्स का, कि आपके पास इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो भी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होती है दो बॉडीज के दरमियान, दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास जितनी रिलेटिव स्पीड से करीब बढ़ रहे होते हैं उतनी ही रिलेटिव स्पीड से दूर जाते हैं जब इलास्टिक कोलिजन करते हैं, ठीक है जी। तो वो बराबर होती है किसके, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। अच्छा सवाल क्या पूछ रहा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, तो भाई जितनी अप्रोच है सर उतनी सेपरेशन भी होगी, यानी कि अप्रोच 4 है तो सेपरेशन भी कितनी हो जाएगी 4, तो करेक्ट क्या हो जाएगा सर, फिर ये तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 162 के लिए, ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकेंड।